आमंत्रित करते, वो सस्नेह आमंत्रित है दैनिक योगा क्लास में। जी ओम मैम। हरिओम। हरिओम। सब आत्मन को मेरा सादर प्रणाम। जो महानुभाव है जिन्होंने यहाँ हमें आमंत्रित किया है, आदरणीय स्वामी रामदेव बाबा जी और उनकी जो सहयोगी टीम है, उनको शतकोटि प्रणाम करते हुए हम आज का लेक्चर जारी रखेंगे। हमने कल आपको आयुर्वेद के बारे में बताया था, हम थोड़ा सा रिपीटेशन करेंगे उसके बारे में। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षकः। पहले सेंटेंस में उन्होंने बताया है कि स्वस्थ पुरुष का स्वास्थ्य रखना बहुत 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 जरूरी है। अगर कुछ गलत आहार विहार के कारण कुछ व्याधि हो गए तो व्याधि का परिमोक्षण करना ये भी जरूरत है, लेकिन पहले उन्होंने स्वस्थ से स्वास्थ्य का रक्षण करना ये बात बताई है। धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूलम उत्तमम। अगर चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति करने के लिए हमें इस जीवन में आना पड़ा है तो मोक्ष की तरफ हमको जाना है। तो मोक्ष की तरफ जाने के लिए जो धारणा ध्यान करना पड़ता है, उसके लिए शरीर ये माध्यम है और इस शरीर को तंदुरुस्त रखना हम सबका कर्तव्य है। अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त रहा, हमारा मन तंदुरुस्त रहा, तो हम योग साधना कर सकते हैं और ये चतुर्विध जो पुरुषार्थ बताए हैं उनके राह पे चल सकते हैं। आयुर्वेद में स्वस्थ पुरुष की व्याख्या बताते हुए ऐसे बताया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः। तो वो समदोषाः समाग्निश्य समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रियार्थ मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। ये स्वस्थ पुरुष की व्याख्या आयुर्वेद ने 2.5 साल पहले करके रखी है। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही व्याख्या को दोहराया है। उन्होंने बताया है कि हर व्यक्ति उनके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये सोशल, ये लेवल पे वेलबींग है तो उसे हेल्थी ऐसा बोला जाता है। वही व्याख्या आयुर्वेद ने 2,500 साल पहले अपने शास्त्र में नमूद की है। उसका मतलब क्या है? समदोषाः समाग्निश्य समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रियार्थ मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। इसका मतलब है आयुर्वेद शास्त्र जिस आधार पे खड़ा है, जिस स्तंभ पे खड़ा है, उसमें दोष बताए हैं, वात पित्त कफ। ये अगर 3 दोष समस्थिति में है तो हम स्वस्थ पुरुष कहलाते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है समाग्निश्य। हमें मालूम है, हम सिर्फ वैश्वानर को जानते हैं, जाठर अग्नि को जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में 13 अग्नि बताए हैं। जाठर अग्नि एक वैश्वानर जिसको हम भगवान करके पूछते हैं वो, और हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, वो पंच महाभूत के अग्नि, और हमारा शरीर जिस धातु पे खड़ा है धारणात धातुवाहा, इसका मतलब है जो शरीर का धारण करता है उसको धातु कहलाते हैं। वो धातु जो सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो धातु है ये समस्थिति में उत्पन्न हो, कम और ज्यादा ऐसा न हो, समस्थिति में हो, उसको स्वस्थ पुरुष बतलाया है। और सम मल क्रिया, हमारी मल क्रिया जो है वो समस्थिति में होनी चाहिए, ज्यादा और कम नहीं होनी चाहिए। ये जो पहली लाइन है आयुर्वेद में बताया हुआ, वो हम जब देखते हैं तो वो ऐसे डोबल, इससे हमारे स्थूल स्वरूप में ध्यान में आता है, लेकिन आयुर्वेद में उसके आगे भी जाके ऐसे बताया है कि प्रसन्न आत्मेन्द्रियार्थ मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। हमारा मन, हमारा इंद्रिय, हमारा आत्मा अगर प्रसन्न हो तो उसे स्वस्थ ऐसे कहलाते हैं। लेकिन ये सब सूक्ष्म लेवल पे वो स्वस्थ पुरुष की व्याख्या हो गई। अगर हमने तय किया तो हमने अगर देखा तो हम कौन से लेवल पे स्वस्थ हैं, हम
ये सब है समदोषाः समाग्निश्य समधातु मलक्रिया। ये लाइन तो ठीक है, इस पे हम अगर गौर से देखा जाए तो स्वस्थ है क्या? और इसके भी आगे जाके जो उन्होंने बताया है, प्रसन्न आत्म इंद्रियार्थ मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। हमारा मन प्रसन्न है क्या? हमारा आत्मा प्रसन्न है क्या? हमें जो इंद्रिय दिए हैं, हमें जो ज्ञानेन्द्रिय दिए हैं, हमें जो कर्मेंद्रिय दिए हैं, और हमारे पास मन एक है, उसको उभयात्मक इंद्रिय बोला है। जो बीच में का जो प्रत्याहार बताया है हमारे अष्टांग के जो स्टेप्स है उसमें, वैसा काम मन करता है। हमारा मन तंदुरुस्त है क्या? प्रसन्न है क्या? ये सब चीजें अगर हमारे अंदर होंगी तो ही हम स्वस्थ पुरुष कहलाते हैं। अगर हमको स्वस्थ रहना है, हम हमें आरोग्यमय होना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? तो हमारा शरीर स्वस्थ हो तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, हमारा मन स्वस्थ हो तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे डिपेंडेंट है, शरीर और मन। हम किस आहार के बारे में विचार करने चाहिए? तो हमारे शरीर के अंदर जो जो हम डालते हैं, उस अन्न के बारे में, उस आहार के बारे में भी हमने सोचना है। और हमारे मन के अंदर, हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे चित्त, हमारे अहंकार के अंदर हम क्या क्या डाल रहे हैं, उसके ऊपर भी हमें गौर करना है। हमारा विकास पंचकोशात्मक होना चाहिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये अगर 5 कोशों का हमें परिपूर्ण से डेवलपमेंट करना है तो हमें बहुत गौर से हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे अहंकार चित्त में क्या चीजें आहार के स्वरूप में जाते हैं, हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय उनको हम क्या आहार देते हैं, इसके ऊपर बहुत गौर करना चाहिए। हम तो जो शरीर के अंदर जा रहे हैं उसके ऊपर भी गौर नहीं कर रहे हैं, तो बाकी का जो मैंने बताया है पंच ज्ञानेंद्रिय, उनको क्या इनपुट दे रहे हैं हम, उसकी तरफ तो हमारा ध्यान जाना बहुत मुश्किल है। वो इनपुट जो देते हैं वो संस्कार बन के रह जाते हैं, और वो फ्लॉपी तैयार होके जन्मों जन्मों की जो संस्कार की सीढ़ी है उसके ऊपर वो अपना इम्प्रेशन डालते हैं, वो अपना ठसा डालते हैं। तो ये गौर से देखना चाहिए, हम जो खाना खा रहे हैं वो कौन से मनस्थिति में खा रहे हैं, हम हमारा खाना कैसे पका रहे हैं, उसको स्वयं पाक बताया है। स्वयं पाक का मतलब क्या है? खुद ने पकाया हुआ पाक। हम खुद पकाते हैं क्या और पकाया हुआ खाते हैं क्या, ये भी देखने वाली चीज है। हम खुद के शरीर के अंदर जो नारायण बैठा है, जो जठराग्नि है, उसको हमको भोग चढ़ाना है, तो हमने वो भोग कैसे बनाना चाहिए, कौन से मन के स्थिति में बनाना चाहिए, ये सब चीजें हमने देखना चाहिए। अगर हमने भक्ति संगीत के मार्ग पे हमारा खाना बनाना शुरुआत किया तो हमारा शरीर, हमारा मन सात्विक की तरफ जाता है। मीन्स मन के जो 3 गुण बताए हैं, सत्व रजतम, अगर वो सत्व गुण की हमें वृद्धि करनी है तो इस तरह हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। हम जब मंदिर में जाते हैं तो हम उधर का जो तीर्थ रहता है वो लेते हैं, प्राशन करते हैं, तो हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। हम जब तृषार्त रहते हैं तो तृप्ति की भावना हमें डेवलप हो जाती है। जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, वो तीर्थ प्राशन करते हैं, भगवान के मंदिर में जाके वो प्रसादा लेते हैं, तो हम कैसे फील करते हैं, अंदर से कैसे फील करते हैं? बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ फील करते हैं। वैसा पॉजिटिव एनर्जी अगर आपने भोग चढ़ाना है, इस हेतु से भगवान को भोग देना है, इस हेतु से अगर हमारे किचन में खाना पकाया उस हेतु से, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। भगवान कृष्ण ने वो भगवद गीता में सात्विक राजस तामस ये आहार का वर्णन किया है। सात्विक आहार कैसा होना चाहिए? जो हमें आयुष्य देता है, बल, रुद्धि, वर्ण, ये सब चीजें देता है, प्रेरणा देता है, उसको सात्विक आहार कहा जाता है। आयुर्वेद में तो मन का अन्नमयत्व बताया है कि कौन सा अन्न आप खाओगे उसके ऊपर आपकी मन की धारणा या मन का प्रोग्रेस होने वाला है। तो उन्होंने राजस आहार कैसा बताया है कि जो हमें बहुत गुस्सा देता है, जो चीजें बहुत नमकीन होती है, जो चीजें बहुत खट्टी होती है, ये सब चीजें खाने के बाद हमारा राजस मन तैयार हो जाता है। और तामस मन जो याते यामता फूड तैयार करते समय हो जाता है, जो बासा हो जाता है, जो झूठा हो जाता है,
बहुत दिन का हुआ जाता है उसको उन्होंने तामस आहार बताया है। ये जो आहार का वर्णन भगवत गीता में भी किया है वो आयुर्वेद में भी किया है। अगर ये ध्यान में रखे कौन से गुण की वृद्धि हमारे मन में हमारे शरीर में होनी चाहिए, ये ध्यान में रख के अगर हमने खाना पकाया तो निश्चित स्वरूप से हमारा शरीर और मन तंदुरुस्त रहने वाला है। सत्व गुण की वृद्धि होना ये बहुत जरूरी बात है। रज और तम ये जो दोष बताए हैं वो कम होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम खाना कैसे पकाते हैं, हमारी मनस्थिति कैसी रहती है खाना पकाते समय, उधर का माहौल कैसा रहता है, हम कौन से बर्तन इस्तेमाल करते हैं, हम अग्नि कितना देते हैं, अग्नि की पूजा करने के बाद हम गैस ऑन करते हैं क्या, हमारे पास वो पानी रहता है उसकी पूजा करते हैं क्या, उनको एफर्मेशन देते हैं क्या, उसके ऊपर उनका डेवलपमेंट हो जाता है। सब चेतन है और वो चेतन शरीर में हम डाल रहे हैं और उसकी वृद्धि हो रही है। आहार भी चेतन है, अगर आहार चेतन नहीं होता तो चेतन शरीर की वृद्धि नहीं हो जाती। पोषण भरण ये जो है अपने शरीर का वो आहार के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। पानी पीते हैं वो भी बहुत डिपेंडेंट है कि कैसे वृद्धि शरीर के अंदर हो जाए। हम देखते हैं पवन चक्की जब काम करती है तो वो पानी के ऊपर काम करती है और क्या तैयार होता है, हमारी बीज तैयार होती है। अगर उसमें एनर्जी है, पानी में एनर्जी बताया है, तो अपने शरीर में जो पानी हम डाल रहे हैं उसमें भी एनर्जी है, तो एनर्जी कौन से विचार से देनी चाहिए, सेल्स को कैसा इनपुट देना चाहिए, ये सब अपने ऊपर रहता है। पानी पीते समय भी वो पानी को क्या फॉर्मेशन देना है, पानी के साथ क्या बात करनी है, ये सब चीजें पानी के साथ करने के बाद ही उसको प्राशन करना है। ऊपर से पानी नहीं पीना है। पानी अपना जो लिप्स है उसको लगा के ही पानी पीना चाहिए। वायु के साथ पानी का प्राशन नहीं होना चाहिए। पानी का महत्व अपने भारतीय संस्कृति में बहुत 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 दिया है। हम देखो सत्यनारायण की जब पूजा रखते हैं तभी भी हम पानी की पूजा करते हैं। गंगा मैया के पास जाते हैं पानी की ही पूजा करते हैं। कौन से भी मंदिर में जाते हैं जब भगवान को नहलाते हैं तो बाहर से जो पानी आता है गोमुख के इससे तो उसकी भी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ गैया को बहुत सारा महत्व दिया है। उसको 33 कोटि जो भगवान है उसके शरीर के अंदर रहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया है। वो जो गैया है, गैया का महत्व तो आप सब जानते हैं। हर मंदिर में वो गैया का गोमुख दिया जाता है और पानी की पूजा की जाती है। जब हम नहाते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे नमन के श्लोक दिए हैं। हर इसमें कुछ ना कुछ महत्व रहता है और उस सेल को अपडेट करने का उसमें महत्व रहता है, पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए महत्व रहता है। इसलिए भगवान में भी बताया है कि अगर आपको दुख हरण करना है, खुद का दुख हरण करना है, तो आपने क्या इस्तेमाल करना चाहिए। दुख हरण योग का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो उन्होंने बताया है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना व बोधस्य योगो भवति दुःखः। मीन्स आपने युक्त आहार लेना चाहिए, आपका विहार कैसा होना चाहिए वो भी युक्त होना चाहिए। आपने क्रिया कर्म, आपकी चेष्टाएं कैसी होनी चाहिए वो भी युक्त होनी चाहिए, आपके कर्म युक्त होने चाहिए। आपकी निद्रा युक्त स्वप्ना व बोधस्य मीन्स आपकी निद्रा कैसी होनी चाहिए वो भी युक्त होनी चाहिए। आयुर्वेद ने आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य इन तीनों को उपस्तंभ बताया है। स्तंभ यानी पिलर्स, जिसके ऊपर अपना शरीर रहता है उसको उपस्तंभ बताया है। शरीर का धारण करने वाला जो रहता है उसको उपस्तंभ बताया है। स्तंभ वात पित्त कफ को बताया है, उपस्तंभ आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को बताया है। इतना महत्व आहार को दिया है। और अपने योगा में भी जो घेरण संहिता है, हठ प्रदीपिका है, उन्होंने भी आहार कैसा लेना चाहिए, घन स्थिति का जो आहार है वो कैसा लेना चाहिए, द्रव स्थिति का आहार कैसा लेना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारा वर्णन करके रखा है। वो घन स्थिति के आहार के लिए बोलते हैं कि अन्नेन पूरयेत अर्धम तोयेन च तृतीयकम उदरस्य तुर्यांशम च संरक्षत वायुचालने। जठर के 4 भाग करने के बाद आधा भाग जो है अन्न से भरना है, उसके बाद का जो 1/4 है वो पानी से भरना है और रहा 1/4 जो भाग है वो वायु संचरण के लिए रखना है। अगर इसी तरह आपने आहार का प्राशन किया तो आपको कौन से भी व्याधि नहीं होंगे, ये नमूद किया है।
उन्होंने द्रव आहार कैसा लेना चाहिए ये बताया है। भोजनांते पिबेत तक्रम, दिनांते च पिबेत पयाः, निशांते च पिबेत वारिः, किम वैद्य से प्रयोजनम। आपको वैद्य के पास जाने का, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कितने छोटे छोटे सूत्र हैं, अगर वो सूत्र का हमारे जीवन में हमने इस्तेमाल किया, उसके अनुसार हमारा आचरण रखा, हमारी चर्या रखी, तो हम कभी भी वैद्य के पास नहीं जाएंगे, हम कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। भोजन करने के बाद तक्र पीने के लिए बताया है, और रात को सोने के समय उसके पहले दूध का प्राशन, गोदुग्ध का प्राशन करने के लिए बताया है। और जब हम उठते हैं तब सवेरे पानी का प्राशन करने के लिए, जल का प्राशन करने के लिए बताया है। ये जो चीजें, ये जो सीक्वेंस दिया है, उसके अनुसार अगर हमने किया तो हम व्याधिग्रस्त कभी नहीं होंगे। अगर तक्र लेना है तो कैसा तक्र पीना है? हमने रात में वो दूध का जो विरजन रहे वो रात में लगाना है, और दूसरे दिन वो छाछ लेना है। हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं और 7-8 दिन का छाछ पीते हैं, तक्र पीते हैं, ये गलत है। दूध पीना है तो गोदुग्ध ही पीना है। गोदुग्ध से हमारा आयु का वर्धन होता है, हमारा स्मृति का वर्धन होता है, प्रज्ञा का वर्धन होता है। हमें सिर्फ बुद्धि तक ही हम सीमित हैं, लेकिन बुद्धि के आगे प्रज्ञा है, प्रज्ञा के आगे प्रातिभ है। ये सब जो चीजें हैं उसकी तरफ अगर जाना है तो गोदुग्ध, गोघृत, इसका प्राशन करना है। आयुर्वेद में रसायन नाम का जो अध्याय चरक ने बताया है, बृहत्त्रयी है चरक सुश्रुत वाग्भट, उसमें चरक ने पहले अध्याय में रसायन का वर्णन किया है। जैसा आयुर्वेद का लोगो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, उसके लिए उन्होंने पहला अध्याय रसायन बताया है। रसायन का मतलब ये है जरा व्याधि नाशनम। आप कभी भी बूढ़े नहीं होते, आपको कभी भी कौन सा भी व्याधि नहीं होगा, आप दीर्घायुष्य होंगे। इसलिए उन्होंने कुछ द्रव्य बताए हैं, उसमें गोघृत अग्र क्रम में है। आप गोदुग्ध, गोघृत को रसायन आयुर्वेद में बताया है। अगर वो लिया तो आप कभी ही बूढ़े नहीं होंगे, आपको कभी भी व्याधि नहीं होंगे, ऐसे आयुर्वेद में उसका वर्णन किया है। और ये जो चीजें रहते हैं हमारे, जो जाने अनजाने में गलतियां होती है, उसको आयुर्वेद ने मोहत, प्रमादत्वा, ये 2 कारण बताए, रीजन बताए हैं। देखो हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत जल्दी मृत्यु हो जाते हैं, तो उनका कारण क्या है? तो ये मोह नहीं टाल सकते, और मोह के कारण जो आहार प्राशन करते हैं, कौन सा आहार लेना चाहिए, उसकी तरफ उनका दुर्लक्ष्य हो जाता है। अगर उनको मालूम है इससे ये गलत चीजें होने वाली है, मेरे शरीर के अंदर ये सब गलत प्रोसेसिंग होने वाली है, फिर भी वो उसको टाल नहीं सकते, इसको प्रमाद बोला गया है। देखो हमें मालूम है कि चाय से हमारी नींद उड़ जाती है, चाय में, कॉफी में टैनिन है, कैफीन है, इससे हमारा सब सेल का प्रोग्रेसिंग है वो गलत हो जाता है। टैनिन ये जो लिक्विड है, द्रव्य है, वो जो चांभार लोग रहते हैं वो चमड़ी तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे कषाय रस रहता है उसमें। जैसे आयुर्वेद में मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये षड रसात्मक आहार लेने के लिए बोला है, तो वो कषाय रसात्मक जो है उसका ज्यादा से ज्यादा हम प्राशन करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब हमारे जो अवयव है उसमें एक ताठरता आ जाती है, उसमें एक स्टिफनेस आ जाता है, उसके कारण बहुत सारे व्याधि हो जाते हैं। जो हम यंग जनरेशन में हार्ट अटैक या हार्ट के बारे में जो जो व्याधि सुनते हैं, उसका कारण वो चाय भी है, कॉफी भी है। सेरोटोनिन जो है नींद के लिए हमें जो जरूरत है वो तैयार होने के लिए, अगर चाय हमने पिया तो वो लंबा हो जाता है, वो तैयार नहीं होता और हमारी नींद खुल जाती है। हमें मालूम है हमें नींद आ रही है, फिर भी हम चाय ले लेके वो नींद हटा देते हैं। ये गलत चीज है, ये मोह है, ये प्रमाद है। उसके बाद हमें मालूम है जंतु संसर्ग कहाँ होता है, जब हम होटल्स में खाना खाते हैं तो उधर से ज्यादा जंतु संसर्ग होता है, फिर भी हम होटलिंग नहीं छोड़ सकते। हम होटल में जाते ही है जहां से व्याधि की उत्पत्ति घर में लाते हैं। उसके बाद सब डॉक्टर से बताता है कि कैंसर के लिए सिगरेट मत पीना, सिगरेट छोड़ दो, कैंसर हो जाएगा। लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज में दौड़ लगाओगे तो सब जगह आप देखोगे कि वो बच्चे कैसे सिगरेट ले रहे हैं और बाकी के जो चीजें हैं, गलत चीजें हैं, वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मीन्स यंग जनरेशन जो भारत को यूथ का देश बताते हैं, वो यूथ
कौन से रास्ते पे जा रही है, वो सब गलत रास्ते पे जा रही है। ये जो चीजें नहीं करना चाहिए वो चीजें कर रहे हैं। हमें मालूम है बुफे डिनर रहता है। हम कितने बार हमारे संस्कृति में बैठ के खाना खाने के लिए बताया है, लेकिन पाश्चात्य लोगों का जो हम देखते हैं, जो गलत चीजें लाते हैं अपने भारत में या उनका अनुकरण करते हैं, वो गलत चीजों के कारण हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वो कितना व्याधिग्रस्त हो चुका है, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। अगर हम बुफे डिनर कर रहे हैं, खड़े होके खाना खा रहे हैं, तो हमारा जठर का जो टोन रहता है वो बिगड़ जाता है। जठर का टोन बिगड़ जाने के बाद हमारी जो पचन क्रिया रहती है वो मंद हो जाती है। और आयुर्वेद में बताया है, अगर आपका जठराग्नि मंद हो गया तो बहुत सारे रोग अंदर शरीर के अंदर लेके आता है। रोगोपि सर्वज्ञो मंदोग्नो, ऐसा सूत्र उन्होंने बताया है। तो हमने ये जो है कैसे आहार खाना चाहिए, हमारा आहार तो हमारे स्वाधीन है, हम खुद बना सकते हैं, तय कर सकते हैं कैसा खाना है कैसा नहीं खाना है। लेकिन जो विहार बताया है वो बहुत सारा पर स्वाधीन रहता है, दूसरों के ऊपर हमारा वो विहार जो रहता है वो दूसरों के ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंट रहता है। आहार के बारे में आयुर्वेद ने बताया है कि दो चीजें याद रखना है, एक तो देश याद रखना है और दूसरा काल याद रखना है। ये दो जो देश और काल है वो याद रखे ही आपको आहार का प्राशन करना है। देश का मतलब है आपका देह कैसा है उसके अनुसार, और आप जिस भूमि में जन्मे हो उस भूमि में जो कुछ उगता होगा वो ही आपने खाना चाहिए, फल फ्रूट जो कुछ होगा। और काल का जो ऋतुचर्या बताई है, काल कैसे उत्पन्न हुआ है, जैसा पृथ्वी का भ्रमण सूर्य के आजू बाजू होता है, उसके ऊपर ये सब काल चक्र चालू है, भ्रमंती चालू है, उसके अनुसार ऋतु बन रहे हैं अपने। वो ऋतु के अनुसार आपका आचार चाहिए, आपका खाना चाहिए और आपका विहार भी चाहिए। अगर ये तय रखे, दिनचर्या कैसी हो, ऋतुचर्या कैसी हो, अगर ये ध्यान में रखा और उसके अनुसार हमने तय किया कि उसके अनुसार ही हमको आचरण करना है, तो हम कभी व्याधिग्रस्त नहीं हो सकते। और आयुर्वेद में आहार को औषधि भी बताया है, मीन्स आहार कैसा लेना चाहिए, हम दवाइयाँ कैसा लेते हैं उसी तरह आहार लेना चाहिए। लेकिन हम वैसा लेते हैं कि आहार नहीं लेते, हम दवाई की तरफ आहार नहीं लेते, हम बहुत खाते हैं, क्या खाते हैं वो भी ध्यान में नहीं रहता हमारे। क्यों? तो हम टीवी के सामने हम मोबाइल पकड़ते, एक दूसरे के साथ बातें करते, हंसते, ऐसे खाना खाते हैं। लेकिन ये गलत चीज है। आप जिसके लिए इतना सब करते हैं, खाना खाने के लिए जो हम पैसे कमाते हैं, जो जॉब करते हैं, उसको 2 बार ही खाना देना है, वो खाने के लिए भी 15 मिनट हम शांति से नहीं खा सकते, तो ये गलत चीज है। आयुर्वेद में बहुत सारे नियम दिए हैं कि खाना कैसा बनाना है उसके नियम अलग है, खाना किस टाइम पे खाना है उसके नियम अलग है, खाना कौन से देश में कौन सा पकाना है उसके नियम अलग है, बहुत सारे नियम दिए हैं। उसके अनुसार अगर हम चले तो हम कभी भी व्याधिग्रस्त नहीं हो सकते। पहला नियम तो आयुर्वेद में दिया है, नियतकालिक खाना खाना है। नियतकालिक खाना खाना है, इसका मतलब क्या है? देखो, जब हम जॉब करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो हमारा खाने का वक्त वो एक रहता है कि इतने बजे हमको छुट्टी होने वाली, वो जितने बजे हमको छुट्टी होने वाली तभी हम खाना खाने वाले। 6 दिन जो रहते हैं ऑफिस के, हम बराबर उसी टाइम पे खाना खाते हैं। लेकिन जब छुट्टी रहती है, संडे देखो, संडे अगर छुट्टी है तो हमारा वो टाइमिंग बदल जाता है। लेकिन वो टाइमिंग बदलना गलत है, क्योंकि सेल को एक प्रोसेसिंग किया हुआ रहता है, और वो उस दिन अगर हमने टाइम का बेटाइम कर दिया तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, तो उसका पचन कार्य जो रहता है वो कम हो जाता है। और हमारा जो खाना रहता है रात का, वो 3 घंटे पहले होना चाहिए। जब हम सोने को जाते हैं उसके पहले 3 घंटे होना चाहिए। उसके बाद में शतपाउली, ऐसा आयुर्वेद में एक शब्द बताया है, 100 पैर तो भी चलने चाहिए। तो हम अभी देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद बहुत 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 चलते हैं, लेकिन आयुर्वेद में निषिद्ध बताया है। आयुर्वेद में सवेरे का घूमना ये अच्छा बताया है, शाम को खाना खाने के बाद 100 पैर घूमना, इतना ही बताया है। आयुर्वेद में खाना खाने के बाद वामकुक्षी नाम का एक बताया है। वामकुक्षी यानी दाएं इस पे सोना है और 15 मिनट आपको सोना है। सोना इसका मतलब नींद नहीं लेना है,
आपको जो खाया है उसके बारे में, भगवान के बारे में, उसका पचन अच्छा हो इसके बारे में सोचना है, ये आयुर्वेद ने बताया है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रमेह हुए मधुमेह हुए डायबिटीज वाले जो लोग रहते हैं, उनको डॉक्टर ने बताया रहता है डेली एक्सरसाइज करना है, 45 मिनट्स तो भी चलना है। तो लोग क्या करते हैं, सवेरे जल्दी उठते नहीं, सवेरे चलते नहीं और रात में चलना शुरू कर देते, बहुत चलते हैं और बोलते हैं हमारी शुगर कम नहीं होती। सवेरे आप घूमोगे तो ही आपकी शुगर कम होने वाली है। शाम का घूमना निषिद्ध है। शाम शाम का जब आप घूमोगे तो ज्यादा भूख लगेगी और आपके शरीर के अंदर जो खून है उसमें जो शक्कर है उसका यूटिलाइजेशन नहीं होने वाला, इसलिए सवेरे घूमना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद आयुर्वेद ने बताया, दो कालो भुंजित अग्निहोत्र समोदित। इसका मतलब है हमने 2 बार ही खाना खाना है। जैसे अग्निहोत्र करते हैं, अग्नि को 2 बार आहुति देते हैं, उसी तरह हमारा जो वैश्वानर है, जो जाठराग्नि भगवान है, नारायण है, तो उसको 2 बार ही आहुति देना है, 2 बार ही खाना खाना है। जब हम यज्ञ कर्म करते हैं तो कौन सा आहार देते हैं, कौन सी संविधा यज्ञ के अंदर डालते हैं, कैसी प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर वो यज्ञ चालू है, कंटिन्यूअस यज्ञ चालू है, उसमें क्या आहुति देना है, क्या संविधा देना है हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो यज्ञ सात्विक पॉजिटिव कुछ तो शरीर के अंदर निर्माण करे, ऐसा दिमाग में है, तो हमने भी जानबूझ के क्या अंदर जा रहा है उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये शरीर के अंदर जाने वाली जो बात है, तो दिल के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जो बात जा रही है, जो पंच ज्ञानेंद्रिय के इनपुट जा रहे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनपुट जाने के लिए आए तो उसको चेक करना है, हमको चेक करने के बाद उसको अंदर डिलीवर करना है या बाहर फेंकना है अपने ऊपर है। जैसा हम खाना खाते हैं और जैसा आयुर्वेद का स्वस्थ पुरुष के व्याख्या में बताया है, सम मल क्रिया, जब हम खाते हैं तो पोषक आहार, पोषक जो तत्व है, सत्वांश है, वो शरीर के अंदर लेते हैं, और जो शरीर के लिए घातक है, जिसका कुछ जरूरत नहीं, वो शरीर के बाहर हम फेंक देते हैं। श्वेत परुत्र हो, पुरुष हो, मूत्र हो, ये शरीर के अंदर नहीं रहता, वो बाहर फेंक देते हैं। वैसे ही मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, अपने चित्त के अंदर, अहंकार के अंदर जो कुछ चीज जाती है, तो वो चीज का यूटिलाइजेशन होके जो पोषक तत्व है उतना ही लेना है, और जो घातक तत्व है शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, मन को वेदना देने वाली जो कुछ चीज है उसको हमको बाहर भेजना है। ये सब चीज शरीर के अंदर नहीं जाए, इसलिए हमको बहुत जी प्रयास अरे करना है, उसकी तरफ ध्यान देना है। उसके बाद उन्होंने बताया कि आप बार बार खाना खाते हो, ये चीजें गलत है। आती भी खाते हो, ज्यादा प्रमाण से भी ज्यादा खाते हो, तो ये खाने से क्या होता है, देखो हम कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं तो क्या होता है, एक छुट्टी पे गया तो उसका काम हम लेते हैं, तो कितने दिन कर सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, ओम इसके ज्यादा डॉक्टर नहीं ज्योति कर जी सकते। हम क्या बोलते हैं बाद में, नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं हो रहा है। ऐसी चीज शरीर के अंदर होता है। आयुर्वेद ने बताया है, पिंडी ते ब्रह्मांडी, मीन्स ओम डॉक्टर पिंड ज्योति में जी जो ओम है वो ब्रह्मांड में है, ओम ब्रह्मांडी ते पिंडी, जो ब्रह्मांड में चल रहा है वो पिंडी आप में तक चल मेरी रहा आवाज है। नहीं पहुंच रही है। अगर हम दूसरों का काम ज्यादा से ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते तो हमारे सेल्स भी, हमने अभी खाया वापस खाया, तो वो काम कितने दिन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। उसके बाद वो भी थक जाते हैं और फिर व्याधिग्रस्त हम हो जाते हैं। इसलिए उसको भी, सेल जो माइन्यूट हमारी पेशी जो ओम है, डॉक्टर ज्योति जी उसको भी कुछ ना कुछ मन है, वो मन है, इसलिए तो ये सब अंदर से जो इनर कॉल्स आते हैं उनके कारण आते हैं। और हमारा शरीर जो है वो कंटिन्यूस ऐसे प्रोसेस में कुछ सेल्स तैयार हो जाते हैं और मर गए हुए सेल को बाहर हम भेजते हैं। ओम ओम आदरणीय डॉक्टर ज्योति जी, आपके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम सबको मार्गदर्शन दिया है, और सदन में अगर किसी भाई का कोई सवाल हो तो आदरणीय डॉक्टर ज्योति जी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं। एक मिनट भाई जी, जो काम कर रहे हैं ना घर में और देख रहे हैं उन, वो अपना जो ये है ना बंद कर रखो, वीडियो बंद करो। हाँ।
डिस्टर्ब होता है ना देखने के लिए, जो जी महत्वपूर्ण भाषण शुरू रहता है, इनमें व्यत्यय आता है, इसलिए बताया है मैंने। हाँ भाई जी, ओम। जी बहन जी, ओम। धन्यवाद आदरणीय बहन जी। मैं जो हमारा दैनिक व्यवहार कार्यक्रम का आगे योजना बन रही है, उसके लिए मैं आदरणीय श्री पवन कुमार जी को पतंजलि उपपीठ से सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी ओम, नमस्कार। और आज की हमारी योग कक्षा भी बहुत बढ़िया रही। टूली चंद जी के द्वारा पुनः एक बार जो योग शिक्षिका नहीं आ पाई थी, उनके बदले आपने कराया, आपका अभिनंदन है। और इसी प्रकार से आज भी ज्योति जी ने जो हमें आयुर्वेद, आध्यात्म, संस्कार, पोषण, आहार और उससे जुड़ी हुई हमारी जो भी मन है, मन और चित्त, ये सब कई सारी चीजों पर आज आपने फिर से आज बताया है। और वैसे तो इच्छा रहती है कि लगातार इस तरह की चीजों को हम बारंबार सुनते रहें, लेकिन फिर भी जैसा कल हमने चर्चा भी की थी कि हमारे जो साथी हैं, उनके मन में अगर कोई प्रश्न है, उनके मन में अगर कोई बात है, तो वो भी अपनी बात पूछें और उसको हम इस फोरम में एक चर्चा का एक स्वरूप हमने बना रखा है कि हम चर्चा करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, प्रश्नों का जवाब, प्रश्न और जवाब एक दूसरे से करते रहेंगे और देते भी रहेंगे, जिसकी जैसी वो रहे, लेकिन संवाद हमारा बना रहे। संवाद हमारा इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार कुछ छोटी छोटी चीजें, प्रश्न रह जाते हैं और उसका निराकरण नहीं हो पाता है। तो इस तरह से संवाद करके हम त्वरित रूप से अपना जवाब भी देते हुए और अपनी जो प्रश्न है उसमें जिससे कि हम प्रश्न भी ऐसे हों और उसका जवाब भी ऐसा हो कि हम उसके आधार पर कुछ सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपनी सोच में, इसको करने के लिए हम प्रेरित रहें। तो इस तरह से यह कार्यक्रम में हम जो चर्चा और परिचर्चा हमारी 1 घंटा, सवा घंटा रहती है, उसका मूल जो है, उसका बेस ही यही है कि हम आगे बढ़ने की तरफ प्रयास करें। आगे 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 अपनी जो स्थिति है उसको और आगे और सुधारने का भी प्रयास करें और सीढ़ी के अगले पायदान पर हम चलने का प्रयास करें। तो हमारी इस सबकी साझेदारी से, इस तरह से इस फोरम के माध्यम से कई सारे हमारे प्रश्नों का और जो वो थी इसमें उसका समाधान भी मिला हुआ है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी इससे प्रेरित भी रहे हैं। तो आज की भी हमारी कक्षा का उद्देश्य यही था कि कल भी हालांकि बहुत विस्तार पूर्वक बातचीत हुई थी, लेकिन आज भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के उपरांत जो हमें समय मिलता है तो हम उस विषय पर भी चर्चा हमें करनी है कि हमारा जो 14 तारीख को जो कार्यक्रम है, उसके लिए एक बहुत सुंदर सी पोस्ट निकाल रखी है। इसको हम प्रेस रिलीज कह सकते हैं, इसको हम आमंत्रण पत्र कह सकते हैं। ये दिनेश जी ने अभी ग्रुप में भी डाला है, कल भी डाल रखा था, तो उसके बारे में भी वो अपनी बात बताएंगे। और मुझे लगता है कि हमारा जो संप्रेषण है मीडिया के साथ, हमारा इंटरेक्शन है मीडिया के साथ, उसमें हमने अपने इस जो भी हम कार्यक्रम करते हैं योगाहार के ऊपर, जो भी हमारी चर्चाएं हैं, जो भी परिचर्चाएं हैं, उसको एक समन्वित रूप से, एक इंटीग्रेटेड रूप से हम मीडिया के सामने रखें, उसको बकायदा हम लिख करके उसको दें और उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखें, जिससे कि मीडिया किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के नहीं दे। और चूंकि हम बार बार ये कहते हैं कि यह कार्यक्रम हमारा एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, इसमें सबकी भागीदारी महत्वपूर्ण है, इसको अभी तक के हमने किसी भी संगठन का रूप नहीं दिया है, फॉर्मलाइज नहीं किया हुआ है, और आगे जरूरत पड़ेगी तो ऐसा भी करेंगे, करने का प्रयास करेंगे कि
इस तरह का भी स्वरूप इसका दिया जा सके। ये आने वाले समय पर हमारी जो हम कार्य करेंगे उस पर भी निर्भर करेगा कि हमारी गुणवत्ता कैसी है, उससे हमारे अपेक्षित लाभ क्या है, और कई सारी और भी चीजें हैं। तो इस तरह से भी इसको स्वरूप देते हुए फिलहाल जो हम कार्य करेंगे, जब भी मीडिया को हम कोई भी चीज दें उसको लिखित रूप में दें, और उसमें जहां तक के संभव होगा तो किसी का नाम नहीं देना है, किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी बिना किसी नाम के साथ इस योगाहार कार्यक्रम की स्वैच्छिक छवि को बनाए रखते हुए हम अपने द्वारा किए गए कार्यों को या किए जाने वाले कार्यों को, और उससे जो हमारे प्रतिभागी हैं उनको क्या अपेक्षित, उनको क्या लाभ हुआ है, या उससे हमारी उपलब्धि क्या रही है एक सामूहिक रूप से, इस पर अगर हम डालते हैं, और जैसा मैंने कहा कि एक समन्वित रूप से एक टीम बनाई जा सकती है जो कि इस मीडिया के कार्यों को ही आगे करे, उसकी एडिटिंग करे, उसकी फाइन ट्यूनिंग करे, और एक इंटीग्रेटेड तरीके से हम रिस्पॉन्स अपने मीडिया को दें। हमें अपने किसी भी कार्य में किसी भी तरीके से ओवर मार्केटिंग नहीं करनी। यानी ओवर मार्केटिंग यह है कि हमने बड़ा चढ़ा करके कोई भी चीज नहीं कहनी है। मेरा ये मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, कि जो भी हम काम करें उसमें अगर हमने अचीवमेंट हमारा 100 है तो हम 90 के बारे में बताएं, कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट भी रखें, और जो मूल्यांकन करने वाला है वो व्यक्ति बाहर के हों या संस्थाएं बाहर की हों, जो कि इस कार्य को अपने सिरे से मूल्यांकन करते हुए अगर वो कहते हैं कि हम हमारा कार्य ये 100 नहीं 110 है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात। लेकिन हम अपने कार्यों को जितना भी किया है उसको अपना बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, जो हमारी ठोस उपलब्धि है और जो सकारात्मक बदलाव हमारे द्वारा सभी के समन्वित प्रयास से हुए हैं, उन चीजों पर हम अ, ध्यान दें। जो सकारात्मक चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, और जिसको कि लोग मानते हैं, उन चीजों पर हमने आउटपुट हमारा क्या रहा है, हमारा रिजल्ट क्या रहा है, इस पर चीजों पर हम ध्यान दें। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। इस विषय पर भी सभी साथी अपने विचार दे सकते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा करते हुए हम एक महत्वाकांक्षा की बात तो नहीं है, लेकिन हमारी जो छवि है एक सकारात्मक, अ, एक स्वैच्छिक जो हमारा स्वरूप अभी तक के बना हुआ है, आने वाले दिनों पर इसको भी जैसा मैंने पूर्व में भी कहा है कि इस पर भी हम चर्चा करके इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसको किस तरह से हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें, इसका विस्तारीकरण किस तरह से करने का प्रयास करें। और लेकिन जो फोकस है वो रिजल्ट है, कि हमारा रिजल्ट क्या हुआ है, रिजल्ट एक्शन में क्या परिवर्तित हुआ है, इस पर हम ज्यादा अपने आप को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज की हमारी कक्षाएं बहुत बढ़िया रही हैं। सबका जो कंट्रीब्यूशन है, सबका योगदान है, बहुत सुंदर है, और इस बहुत सुंदर योगदान के लिए आप सभी को सादर मेरा नमन है, अभिनंदन है। और इस सकारात्मक बदलाव की हम दिशा की तरफ जो हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हम सब लोग मिलजुल करके जो प्रयास कर रहे हैं, और अपने अंदर सबसे पहले जो हम परिवर्तन देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, और अपने आसपास के उसमें जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, तो इससे भी हमें काफी कुछ संतोष मिलेगा। और जैसा इसको कहा है कि हमारा मन अल्टीमेटली जो उद्देश्य है हमारे जीवन का, जो आध्यात्मिक उद्देश्य है, उसको हमने पाना है। जो आध्यात्मिक उद्देश्य है जिससे हम भगवान के या सृष्टि के नजदीक जा सकते हैं, उसके करीब आ सकते हैं, और अपने आप को, अपने मन और अपने मन को, अपने दिमाग को हम खुश रख सकते हैं, और उस खुशी को हम दूसरे को भी बांट सकते हैं। और यही, और प्रकृति के साथ रहते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम अपना काम अच्छी तरह से कर सकें, यही हमारा आध्यात्मिक जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जिसको कि बार बार कई सारे हमारे अतिथियों ने बोला है, आज भी ज्योति जी ने उसमें विचार डाला है कि आध्यात्मिक रूप से हम अपने आप को मजबूत बनाएं, आध्यात्मिक रूप से हम उस राह पर चलें जिसमें कि हम
अपना योगदान को रखते हुए और जो भी हम कर सकते हैं उस दिशा की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास करें। यही मुझे आज कहना है। और अगर मेरी बातों में कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस तरह से लेकिन इस विषय पर हम और भी जो साथी कुछ विचार अपने देना चाहें तो उनका भी आमंत्रण है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। ओम। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। आपका मार्गदर्शन और जो नेतृत्व होता है, मुखिया होता है, वो उनका कर्तव्य बनता है और आप दिशा देने का काम करते हैं। हम सबको दिशा देने का काम आप कर रहे हैं और आपको साधुवाद और सादर प्रणाम। और मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। देने के हुआ कार्यक्रम के बारे में आपका क्या सुझाव है? ओम। दिनेश जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी सर जी जी। क्या मेरी आवाज पहुंच रही होगी? हाँ, पहुंच रही है। जी धन्यवाद। सभी सम्मानित सदस्यों को प्रणाम। और जिस तरह से हमारी योग की कक्षा और उसके बाद मुख्य अतिथि का जो उद्बोधन बहुत सुंदर रहा। और साथ में जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा कि हमारे जीवन पे जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ा है, पड़ता है। तो प्रथम दृष्टि में मैं देखता हूँ कि जब मैं कुछ ऐसा परिवास पर हूँ तो मैंने ये सोचा योगाहार से कि 2 वक्त का ही भोजन करूं। बस छुपने से पहले भोजन किया जाए और सुबह समय पर भोजन किया जाए। तो इससे मुझे अपने शरीर में ऊर्जा का जो संतुलन है बड़ा अच्छा लग रहा है। और साथ में ये देखने को मिल रहा है कि अगर इस तरह से यानी जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम लोग जो मुख्य अतिथियों से सीख रहे हैं, खासकर आहार और खेती के विषय में, अगर हम इसे जीवन में लेते हैं तो ये बहुत ही फायदे की बात है। दूसरी बात ये है कि कुछ ही दिन बाद यानी 14 सितंबर को हम अपना योगाहार दिवस का 5वां योगाहार दिवस उत्सव मना रहे हैं ऑनलाइन। तो उसमें आदरणीय पवन सर जी के मार्गदर्शन में एक छोटा सा ड्राफ्ट हमने तैयार किया है। और वो उसके 2 भाग हैं। एक तो 5वां योगाहार दिवस ऑनलाइन उत्सव है और उसमें दिनांक दी गई है और साथ में वार और समय दिया गया है और लिंक लिंक के साथ ड्राफ्ट है। दूसरा है उसी ड्राफ्ट के साथ उसमें जगह छोड़ी गई है और उसमें नाम पता भी हम लिख सकते हैं। और ये जो दूसरा ड्राफ्ट भी मैं आप सभी के समक्ष शेयर करता हूँ। जिन भी महानुभावों को ये लगे कि उन्हें आगे भेजना है और उसमें नाम जोड़ना है तो अगर मेरी सहायता चाहिए होगी तो उसमें मैं सहायता नाम वगैरह लिखने का आप मुझे भेजिएगा नाम वगैरह और मैं दे सकता हूँ, या वो स्वयं भी अगर आगे बढ़ा सके वो खासकर अलग अलग लोगों को उसमें आमंत्रित कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर इसे प्रेस विज्ञप्ति के रूप में जैसे आदरणीय ने कहा है वो आगे भेज सकते हैं। तो इस तरह से ये ड्राफ्ट हमारा आगे बढ़ेगा। और दूसरा कि हम आने वाले अगले माह में हम एक बृहत यात्रा और जो सम्मेलन करने जा रहे हैं योगाहार पर, खासकर प्राकृतिक खेती और जैविक खेती। तो इस पे भी ये एक प्रश्न बनता है कि हम योगाहार तो कर ही रहे हैं लेकिन उसको कौन से हेडिंग, कौन से शीर्षक के साथ आगे बढ़ाएं ताकि इस तरह की यात्रा को निरंतरता मिलती रहे और उसी हेडिंग के साथ और उसी बैनर के साथ हम अन्य राज्यों में भी, अन्य स्थानों में भी इस तरह के सम्मेलन आयोजन कर सकें। तो इस पे भी हमें संभवतः एक चर्चा करने की आवश्यकता होगी। तो इन्हीं विषयों के साथ कि एक छोटा सा ड्राफ्ट में पुनः शेयर करूंगा। और इसमें किन किन लोगों को हम भेज रहे हैं, क्या मीडिया को प्रेस रिलीज के रूप में भेज रहे हैं, तो उसमें नाम पता लिख करके हम प्रेषित कर सकते हैं आगे। तो यही 2 शब्द में कहना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद दिनेश जी। आपने ओपन रखा है जो भी
कि कार्यक्रम का नाम, किसकी हेडिंग क्या रहेगी, इसके बारे में सदन में उपस्थित सुझाव सादर आमंत्रित हैं। दैनिक उत्सव कार्यक्रम जो हमारा 14 सितंबर को मनाया जाना है उसके बारे में, और आने वाले जो हमारा कार्यक्रम इटारसी में होना है उसके विषय में भी आपने सुझाव सादर आमंत्रित करें सदन में। और मैं क्रमशः आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रंजना जी को, वो आए और अपना सुझाव देने का कष्ट करें। आदरणीय अरविंदर जी तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। जी आदरणीय आज क्लास बहुत अच्छी रही, और जो योगाहार से हम सबको मिला है वो तो अतुलनीय है। तो इतना प्रेम हम सब लोगों के बीच में ऑनलाइन रहते हुए और कुछ ना कुछ नया सीखना रोज, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। और जो भी हो रहा उसमें हम सब लोग धीरे धीरे अपने आप को सुधार रहे हैं और आगे और भी अपने आप में सुधार करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद आपका। और आदरणीय भानुदेश राव जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही तो आपका भी सुझाव सादर आमंत्रित है। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज के मुख्य अतिथि और आज के योग टीचर दोनों महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये लोग आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम संपन्न कराए। साथ में आदरणीय पवन सर ने जो मार्गदर्शन दिया कि हम लोगों का जो कार्यक्रम है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो अपने स्तर से बढ़ा चढ़ा करके न कहीं प्रेषित करें, बल्कि दूसरे लोग ये बात कहें कि हाँ आपका काम जो आप बता रहे हैं उससे कहीं और ज्यादा अच्छा है। ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से ये जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ये कहने में तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन वास्तव में अभी जहां जहां पे हो रहा है वहां तो काफी कुछ हो रहा है। लेकिन अभी जो क्षेत्र बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जो अभी जिस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, वहां पे बिल्कुल अभी लोग शांत हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और जब चर्चाएं शुरू होती हैं धीरे धीरे सुनते 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 और फिर लोगों के मन में ये भावनाएं जगनी शुरू हो जाएगी। और आने वाले समय में सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग, मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को करेंगे, जैविक खेती करेंगे। सरकार के भी प्रयास है, समाज का भी प्रयास है, सब लोगों का प्रयास है कि ये जैविक खेती लोग करें और आगे बढ़ते रहें। जहां तक जो कार्यक्रम के बारे में बात करने की है, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा पहल है। और जो आने वाला समय है उसमें जो बाहर के लोग हैं वो कैसे पहुंचे, उनको आमंत्रण देना, उसके बारे में भी आप लोग देख लें, किस तरह से आमंत्रण दिया जाएगा, किस तरह से लोग पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे जो लोग हैं, कम से कम इतना गैदरिंग तो हो ही जाए, इतने किसान आ जाए कि सब लोग, सब किसान जो है वहां पे आ करके और जो वहां के वक्ता हैं उनसे बात सुन करके और फिर उनसे काफी लाभ ले सके। बस इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। आपने जो बताया कि अपने स्तर पर बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुति अपन को नहीं करना है, और कल एक जो समाचार छपा था उसमें ज़्यादा लिख किया था,
उसके लिए चूँकि अब मीडिया ने लिखा है और मैंने उसको उस पर ध्यान दिया है, और आगे कोई गलती हो जाती है तो जैसा कि आदरणीय पवन सर जी ने मार्गदर्शन दिया है कि हम सबको उसमें सुधार करना है, और गलती होने पे उसका जानकारी होती है, उसका सुधार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और करेंगे ही। और आमंत्रण किसानों को दिया जाए अधिक से अधिक गैदरिंग के लिए आपने कहा है, तो इसमें प्रचार प्रसार हमें करना होगा, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए हमें एक कोई विशेष टीम बनाना होगी, क्योंकि जो लिखा जाएगा वो एक पहले से ड्राफ्टिंग करके ही आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास है। मैं आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी। जी ओम 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 जी, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, मुझे कुछ जानकारी नहीं है अभी। चलो, मैं थोड़ी देर बाद बुला लेता हूँ आपको। ठीक है, जी जहाँ तक कर सकते हैं, तहाँ जी 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 जी, धन्यवाद। आदरणीय बिंदेश्वरी तिवारी जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? आदरणीय डी शर्मा जी। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। हेलो, आवाज़ आ रही आवाज है आ रही आपकी? है? जी सर। हाँ, नमस्कार। आप सभी को सुबह का प्रणाम। जो ये परिचर्चा प्रतिदिन चल रही है और इसमें जो बहुत आपके इंटेलिजेंट लोग, एक्सपीरियंस लोग और खास करके पवन जी का जो वक्तव्य हमें सुनने को मिलता है, उनसे जो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। इससे इस योगाहार जो कार्यक्रम में मैं अपने आप को सम्मिलित करके भाग्यवान समझता हूँ, और मेरा यही निवेदन है कि इस कार्यक्रम को एक नई ऊर्जा देने के लिए और इस कार्यक्रम को आगे भी भविष्य में चलाने के लिए प्रयास होने चाहिए। और जिस तरह से ये 500वां दिन आप इसका आयोजन का कार्यक्रम में लगे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और इस कार्यक्रम में अगर हम सभी वर्गों को इसमें शामिल करेंगे, और जो आपका 8-9 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है, वो तो मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम होगा। वो भाग्यशाली होगा जो इस कार्यक्रम में जुड़ेगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसमें दिन प्रतिदिन संशोधन हो, और ऐसे महापुरुषों और ऐसे अनुभवी वैज्ञानिक, किसान, डॉक्टर्स जो इसमें आ रहे हैं, वो बहुत ही एक ऊर्जावान सभी को बना रहा है। और हम ये चाहते हैं कि किसान जो हमारी इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और पतंजलि के माध्यम से वो किसान जरूर आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहना चाहिए। और इसमें छोटे किसान, जो मझौले किसान है, स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, उनको इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा दी जाए। और जो हमारा ये वर्तमान में कृषि पद्धति को हमने एक नया स्वरूप दिया है, और इसे प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और अन्य जो हमारे पुराने पद्धति थी कृषि की, उसमें इस सभी को ऊर्जावान किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए। तो आप सभी को मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो आप सभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, मैं आपको साधुवाद प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय डी शर्मा जी, आपने जो सुझाव दिया है वो बिल्कुल उस पर प्रयास करेंगे कि हम खड़े उतरें और प्रयास करें। आदरणीय दीपश्री जी, अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी।
सादर आमंत्रित है। हेलो। हाँ, धन्यवाद मुन्नीलाल जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। मुख्य अतिथि जी ने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, और जैसा हमारे पवन सर जी ने कल बोला था कि उसी तरह से कि भाई खुली चर्चा हो और क्या फीडबैक है क्या नहीं, उसी तरह से। तो फीडबैक में के संदर्भ में तो मैं बोलूंगा, लेकिन उसके पहले पवन सर ने जो ड्राफ्ट के बारे में और इसके बारे में बोला, उस पर मेरे व्यक्तिगत राय है कि ड्राफ्ट तो ठीक है, ड्राफ्ट फाइनलाइज होना चाहिए, पवन सर के देख के बाद ही वो बाहर में आना चाहिए, लेकिन उसमें पवन सर का नाम होना चाहिए, ऐसा मुझे व्यक्तिगत लगता है। क्योंकि कई प्रेस रिपोर्टर्स जब ये ड्राफ्ट बाहर में जाएगा तो पूछेंगे कि भाई ये किसका है, और वो कांटेक्ट करना चाहेंगे। तो कांटेक्ट करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगे, तो इसके बारे में एक व्यक्ति का नाम और उसका मोबाइल नंबर, ये दो चीजें जरूरी लगती है। हमारा इतने दिनों का जो अनुभव है कि हमने कॉलेजेस में या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बगैर नाम के दिए, तो प्रेस रिपोर्टर ने बोला नहीं, किसी एक का कम से कम एक नाम चाहिए और उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ताकि हम कंफर्म करें कि ये उन्हीं की तरफ से आया हुआ है। वरना बिना नाम का आएगा तो हम, कोई भी लाएगा तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। ऐसा जो अनुभव है, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि उसमें कम से कम पवन सर का नाम रहे और उनका कांटेक्ट नंबर भी रहे, ताकि किसी प्रेस रिपोर्टर्स को किसी भी स्टेट में अगर जाता है और उनको कांटेक्ट करना है कि इज इट ऑथराइज या उसको कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करना है, तो वो उसके लिए वो रहे। ये एक मेरी व्यक्तिगत राय है। दूसरी चीज कि भाई इसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव या जिसको फ्रेमवर्क बोलो, उसका फ्रेमवर्क बनाकर उसको आगे एनरोल किया जाए या नहीं किया जाए, जैसा उन्होंने मिसाल की है। मैं चाहता हूं कि भाई मेरी राय देता हूं कि उसको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी स्वरूप में इसको संगठनात्मक ढांचा देना ही पड़ेगा, क्योंकि संगठनात्मक ढांचा देने से कुछ फायदे हैं। फायदे इस तरह से हैं कि जैसा कि योगाहार मिशन है, ऐसे मिशंस कई नाम से अलग अलग प्रांतों में चलते हैं, राज्य में चलते हैं। उसके लिए अलग अलग प्रावधान है राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के। उन प्रावधानों की यदि हमको मदद लेनी है और वो ऐसे ही एक्सटेंशन का काम करते हैं, पब्लिसिटी का काम करते हैं, अवेयरनेस का काम करते हैं, तो उसके लिए कुछ वो सुविधाएं भी देते हैं। तो उन सुविधाओं का यदि हमको लाभ लेना है हर क्षेत्र में और एक्सटेंशन करना है, प्रचार प्रसार करना है, तो निश्चित रूप से उसका एक फ्रेमवर्क लगेगा। वो फ्रेमवर्क कैसा हो, क्या हो, उससे अलग सोचा जा सकता है, लेकिन वो इसे फ्रेमवर्क का एक ढांचा जो है, वो ढांचा हमको भविष्य में देना पड़ेगा। अभी दे, बाद में दे, लेकिन वो देने की जरूरत है। और वो भी निश्चित रूप से ये जो योगाहार की जो कमेटी रहेगी, योगाहार की कमेटी की 5-7 3 2 भी जो भी बनेगी, उसके कंट्रोल में और निश्चित रूप से पवन सर के नेतृत्व में ही वो बने, ऐसे हमारी दूसरी राय। अब रहा फीडबैक। फीडबैक में तो अनगिनत चीजें हैं। सबसे पहली चीज ऐसी है कि नेशनल नेटवर्क बनाने में ये योगाहार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो कई किसान या वैज्ञानिक अपने अपने तरह से तो अपने अपने जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन उनको एक मंच पर लाने का, किसानों में, वैज्ञानिकों में, विचारवंतों में, विचारकों में, और भी जो अन्य कई प्रकार के अतिथियां थे, उनमें लेन देन की जो वैचारिक बात होती, वो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। हर कोई अपने अपने सीमित जगह पे, दायरे में काम कर रहा था। तो सबके लिए एक प्लेटफॉर्म देने का काम, और वो भी नेशनल प्लेटफॉर्म देने का काम ये योगाहार ने किया है। अलग अलग प्रकार के जो योगाहार से आउटसाइडर जो थे, वो आउटसाइडर जो अपने अपने जगह पे विद्वजन थे, अभ्यासक थे, उनको भी एक प्लेटफॉर्म देके उनको, उनके जो विचार थे, उनके जो अनुभव थे, चाहे वो किसान हो, डॉक्टर्स हो, विचारक हो, तो उनके विचारों को नेशनल प्लेटफॉर्म में एक्सटेंड करने का, बढ़ाने का विकल्प भी अगर किया है तो वो भी योगाहार ने ही दिया है। तीसरी चीज कि किसानों को
वैज्ञानिकों के साथ जोड़ के उनकी जो भी क्यूरीज रहती थी या और किसानों के जो अनुभव सुनकर उनको जो मोटिवेशन मिलने का काम था, वो मोटिवेशन मिलने का काम भी इसी ने किया है। और जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलो, प्राकृतिक फार्मिंग बोलो, इससे काम होता है, अच्छा होता है। इसके अलग अलग केस स्टडीज आए हैं और केस स्टडीज से निश्चित रूप से प्रेरणा मिली है। मैं 2-3 दिन के पहले ही एक 2 मिनट का मैं उसका भी अनुभव देता हूँ। मैं वर्धा जिले में बहुत हेवी रेन्स हुए हैं, इतने हेवी रेन्स के करीबन 80% किसानी खराब हो गई, 80% से भी ऊपर हो गई। तो ऐसे में चांदोरे नाम के किसान थे, उन्होंने मेरे को बोला था, क्योंकि वो 5-6 साल से खेती कर रहे, कि सर बोले आप हमारे फील्ड पे आओ और ऑर्गेनिक फार्मिंग का नक्शा देख लो क्या है। तो मैं 2-3 दिन के पहले वहां पे गया था और आजू बाजू के खेतों में क्रॉप्स नहीं के बराबर है। उनकी हाइट जो है 1 फीट से लगभग उतनी ही है, सोयाबीन की, कपास की। और ये 5 एकड़ वाले किसान है जिनके खेत में मैं गया, घुमा, और वहां से मैंने दिनेश जी को और पवन सर को भी कांटेक्ट किया था और वीडियो द्वारा पवन सर ने भी वो क्रॉप देखा कि वहां पे, यानी हम मानेंगे नहीं कि भाई ये हेवी रेंज में रहा हुआ ये क्रॉप है करके। एक ही खेत में बचा हुआ क्रॉप हमने देखा, उसकी हम केस स्टडीज भी बनाने वाले हैं, बने तक आज बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ऐसे विरले जो उदाहरण है कई जगह पे है, तो ऐसे विरले उदाहरणों को जब तक हम इकट्ठे नहीं करेंगे, केस स्टडीज नहीं करेंगे, नेशनल लेवल पे नहीं लाएंगे, तब तक तो फिर जो केमिकल वाली मशीनरी तो यही बोलते हैं कि भाई ऑर्गेनिक का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ऑर्गेनिक का कोई डेटा ही नहीं है। और इसीलिए फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग को एक्सटेंड करने में जो सरकारी मशीनरी है कृषि की, वो जो अनदेखा करती है, तो उनके सामने ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है, जो पवन जी के नेतृत्व में अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट्स में से करने का, इकट्ठा करने का जो काम चलता है, ये डॉक्यूमेंटेशन का काम करने का और उसमें करने जो बढ़ाने का काम करने का प्लेटफॉर्म भी योगाहार के माध्यम से बना है। और अंत में कि हम सब जो भी इसमें सम्मिलित होते हैं, उनके ज्ञान का जो आधार बन रहा है, वो तो समुद्र के तरफ बढ़ते ही जा रहा है। नई नई नदियां ज्ञान की रोज आती है और हमारे ब्रेन का, हमारा जो मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क का जो भी सागर है, वो ज्ञान सागर को बढ़ा रही है। इतना बढ़ा रही है कि हम किसी भी एज के हो, चाहे 60, 70, 80, उसका भूल जाते हैं और निश्चित रूप से मन, मस्तिष्क, हृदय और बुद्धि ये इतने तरल हो जाते हैं कि जिसके आधार पे मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हर एक की आयु 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष से तो कम ही हो जाती है। 70 वाला 60 में दिखने लगता है, 60 वाला 50 में दिखने लगता है। तो इस तरह से हमारा तन, मन, धन, ज्ञान बढ़ाने का, संरक्षित करने का काम भी ये योगाहार ने किया है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने अपने सारगर्भित मार्गदर्शन और योगाहार के महत्व, उसके परिणाम को आपने बताया। यह बात सत्य है कि जो भी उपलब्धि हुई है योगाहार के कार्यक्रम से हुए है। कल आदरणीय पवन सर ने भी इसी पर प्रकाश डाला था कि हमारी जो कुछ भी देन है वो सब योगाहार की देन है। तो हम योगाहार को ज़रूर हाईलाइट करें, योगाहार को हम सबसे आगे करें। यह आपने सुझाव दिया, आप धन्यवाद। और मैं चाहूँगा आदरणीय जो हमारे इंजीनियर टोलीचंद जी हैं, जिन्होंने आज हमारे योग शिक्षक की अनुपस्थिति में तुरंत योग लिया और बड़े ही इंटीग्रेटेड रूप से हम सबको मार्गदर्शन दिया, योग कराया, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वो भी अपना सुझाव देने का कष्ट करें। ओम नमस्कार। ये जो मैंने इसके पहले एक बार ऐसी वक्तव्य में कहा था कि किसानों को वैज्ञानिकों से मिलाते चलो और ये ज्ञान की गंगा बहाते चलो। तो ये जो ज्ञान गंगा है हमारी योगाहार कार्यक्रम के अंतर्गत जो चल रही है, इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। लेकिन आज स्पेशली मैं देख रहा हूँ हमारा जो पैडी फील्ड है गोंदिया जिले में, हमें मुश्किल ये है कि खेती कैसी करें, क्योंकि हमें खेती करने को मजदूर लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पहले मजदूर अगर था उसमें से आधे से ज़्यादा तो नागपुर भाग गया
कमाने के लिए वहाँ ज्यादा पैसे मिलते हैं इस वजह से। और गांव में जो बच्चे कुचे हैं उन्हें आज जो गवर्नमेंट से जो राशन मिलता है 35 किलो 2 रुपए किलो के भाव से जो मिलता है, वे लोग क्या करते हैं उसमें से आधा घर में खर्चा करते हैं, आधा बेच करके बाकी उसे जो तेल फूल लेकर के अपनी जिंदगी, हमें कोई जरूरत नहीं बोलते, हमें सरकार हमारे पालती है, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आज किसान खेती कैसे करे, ये बहुत बड़ा हमारे सामने एक विकट प्रश्न है। बड़े मुश्किल से हमारे यहाँ का किसान जो है, तो जो बड़े किसान है तो आधी खेती तो बड़ी रखते हैं, वो जितनी होती है खुद से उतना ही कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा विकट प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है वो, लेकिन प्रॉब्लम यही है। अभी पहले मेरे खुद के घर में मैं खुद जो है तो भैंसे और गायों का दूध पी के ही बड़ा हुआ हूँ। बहुत दूध दही घी सभी मैंने मलाई विलाई सब बचपन में बहुत खाई है। लेकिन आज मेरे गांव में दोपहर में अगर आप गए तो चाय के लिए दूध नहीं मिलता है, काली चाय पीनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी जानवर कौन पालेगा, उसका देखरेख कौन करेगा, ये प्रॉब्लम है। सभी लोग आज हमारे छोटा सा गांव है, आदाशी गांव कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है, हालांकि 2-3 हजार घरों की बस्ती है वो, 2-3 हमारे टोले या नगर मिला करके हमारा हनुमान नगर है आदाशी गांव में। तो प्रॉब्लम ये है कि आज खेती कैसी करे, तो सब लोग जो है तो ट्रैक्टर से खेती करते हैं, मतलब आधुनिक जो खेती है उस हिसाब से करते हैं। और पूरा मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ कि ऑर्गेनिक खेती है, वो बोलते तुम्हारा यहाँ कोई नहीं सुनेगा, सब पूरा यही करते हैं। कौन करके बैठेगा, गोबर जमा करो, जीवामृत बनाओ, घनामृत बनाओ, कौन करेगा बोलते। इस हिसाब से रेडीमेड मामला आज ये तैयार हो गया है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। अगर हो सके इस सदन में अगर इसके ऊपर में कुछ उपाय निकल सके तो मैं सभी से, हमारे साइंटिस्ट लोगों से भी विनती करता हूँ कि इस पर अगर कुछ सोल्यूशन निकल सकता है तो वो निकालेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इतनी कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आदरणीय इंजीनियर टोलीचंद जी, जो आज मेन पावर की समस्या है किसानी की वो आपने प्रत्यक्ष की। आज का हमारा जो विषय है दैनिक उत्सव कार्यक्रम और दैनिक युवा कार्यक्रम में जो हम करने जा रहे हैं, उसमें जैसा आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने बताया, आदरणीय हमारे पवन सर जी ने बताया ड्राफ्टिंग के बारे में और तमाम इनकी तैयारी के बारे में, उसमें थोड़ा सा सुझाव और सदन से चाहेंगे। मैं आदरणीय गजानन बजाज जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, वो भी अपना संक्षिप्त में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें, मार्गदर्शन दें। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो। आदरणीय गोपाल जी, आदरणीय मेहुल, आदरणीय नीलकंठ सावली जी सादर आमंत्रित हैं। महाराष्ट्र नीलकंठ सावली जी। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल भाई जी। आज के प्रोग्राम में बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं और दुबे सर ने कहा है कि बहुत उसमें अपनी प्रगति हो रही है योगाहार कार्यक्रम से, तो ये सच है। और इसमें आदरणीय हमारे टोलीचंद दादाजी ने भी कहा है कि मैन पावर और इसमें दिक्कत आ रही है खेती में काम करने की, तो खेती कोई करना नहीं चाहता है। तो ऐसे भी उस अपने जो एक समस्या हुई है जो कि खरपतवार, तो उसमें भी जैविक में और भी कुछ संशोधन हो जाए इस अपने योगाहार सदन से, तो इस पर भी और भी कुछ एक दिन आए थे, तो उसमें और 6 महीने लगने वाले हैं उस पर जो दवाई निकालने वाली है खरपतवार से। तो ये मैन पावर को कुछ कम करने वाले ऐसे सुझाव इस योगाहार से मिले, ये हम जानते हैं। और इसके जो टीम जनसंपर्क टीम बोलेंगे कि ये अपना जो नर्मदापुरम में होने वाला कार्यक्रम के लिए, तो जनसंपर्क के टीम में मैं काम करने के लिए खुद तैयार हूँ। और कैसे लोगों तक ज़्यादा ये अपना नर्मदापुरम का काम बढ़ेगा, इससे हम और लोगों को कैसे प्रेरणा और दे, यही मेरी आज का सुझाव रहेगा। और इसके वाणी के साथ विराम करके मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे भी कल अपने गणपति उत्सव विसर्जन हुआ हमारे महाराष्ट्र में, तो हमारे सेगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना महाराष्ट्र में हमारे
नगर परिषद के सीईओ मैडम थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा नया अनोखा एक सेगांव शहर में जो प्रदूषण न होने के लिए नदी में जो अपना जो गणपति का हार फूल जो जाता है उसमें बचाने के लिए एक कुंड बनाया और उस कुंड में हम अपने ग्रुप में डाल भी दिया है कि ये कुंड कैसे होंगे और कंपोस्ट कैसा प्रोसेसिंग होगा, ये हम सविस्तर आगे जब टाइम मिलेगा तो हम बताएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ सावली जी, आपने कहा है कि इस दैनिक योगाहार कार्यक्रम में जनसंपर्क समिति में आप काम करने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार का हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि हम सब पहले से अपने अपने काम को वितरण कर लेंगे और अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, तभी ये कार्यक्रम संभव हो पाएगा। आपको साधुवाद। आदरणीय हमारे ओंकार नाथ जी सादर आमंत्रित हैं, वो भी अपना सुझाव मार्गदर्शन दें, अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो ओंकार नाथ जी तक। आदरणीय प्रभात बहन जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप आएं और अपना सुझाव दें। धन्यवाद भैया। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम और सभी बुद्धिजीवों के सुझाव मैं सुन रही हूँ। जैसे अभी हमारे पवन सर जी ने कहा है और दिनेश चंद्र सिमौल जी ने कहा है, तो मैं इन सब की बातों से सहमत हूँ और बहुत अच्छा इनका जो विचार है। और इसके साथ साथ थोड़ा मैं भी ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे किसान भाई हैं, वो चाहे प्रत्येक कोई भी राज्य है, हमारे धीरे धीरे खेत जो है खत्म होते जा रहे हैं। तो इस माध्यम से भी हम अपने खेतों को कैसे बचाएं, कैसे मतलब खेतों को बेचने से रोक सकते हैं। तो अगर हम अपने अपने राज्य की सरकारों से भी हम अगर इस संपर्क में आए, उनका भी कुछ सुझाव हमें मिले, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे इसी तरह से अगर खेत बिकते रहे तो किसानी खत्म होती रहेगी। दूसरी बात है, जैसे हमारे किसान भाई हैं, इनको भी काफी सारी सुविधाएं अगर सरकार के माध्यम से मिलती है, जैसे नाबार्ड के हमारे जो विभाग हैं उनसे भी संपर्क किया जाए। नाबार्ड की तरफ से भी काफी खेती को सहायता मिलती है। और अभी हमारे आदरणीय यहाँ पे जो कह रहे थे कि धीरे धीरे लोग अपने खेतों में काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं ये अपना मतलब जो मेरा मत है, माफी चाहती हूँ, किसी को बुरा भी लगेगा, लेकिन जैसे हमारे देश में देखो एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है, पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमारे जो खेत खत्म हुए हैं वो पढ़ाई जितना ज्यादा मतलब बच्चे पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, जो बेटियां खेतों में बच्चे खेतों में काम करते थे, तो वो पढ़ाई के चक्कर में हमारे खेत धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। हमारी किसानी जो है, हर एक पढ़ा लिखा जो बच्चा बाहर से पढ़ के आ जाता है वो अपने खेतों में काम करना नहीं चाहता है। तो इसके लिए भी अगर हम अपने योगा कार्यक्रम के माध्यम से, अपने सरकार के माध्यम से कुछ ऐसा स्कूल कॉलेजों से ही बच्चों को कुछ ऐसी प्रेरणा मिले कि पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चे अधिकतर खेतों में अपना सहयोग दें, तो यही मेरे जो विचार हैं। और आप सभी बहुत ज्ञानी लोगों के विचार हम सुन रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय बहन जी, आपने सुझाव दिया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुझाव आपने जो दिया है कि स्कूलों में पहले खेती की पढ़ाई होती थी, खेती करा करे थे, एक एक बगिया को हम बच्चों को बांट देते थे एक एक ग्रुप में, और वो खेती करते थे, मिट्टी को हाथ लगाते थे, पानी देते थे, ये सब तो खेती के प्रति लगाव था। आज वो खत्म हो गया है, अब पुनः आने वाला है। आपने जो कहा है भारतीय शिक्षा पद्धति जो बोर्ड बना है, भारतीय शिक्षा बोर्ड, उसमें ऐसा शामिल किया जाएगा और ये काम आपका सुझाव देने के उभार कार्यक्रम में इस प्रकार पर चर्चा हो, ऐसा आपने प्रस्ताव दिया। बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रदीप राज जी को मैं सादर जी, बहन जी कुछ कहना चाहती हैं जी? प्रदीप राज जी, सदन को सादर प्रणाम। और कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा है। अपने सबसे पहले जब देखा था तो ये अपना कार्यक्रम था योग और आहार, और उस पर हम जैविक कृषि पे चर्चा कर रहे थे पहले। उसके बाद हम इसमें आयुर्वेदिक जुड़ा, फिर नेचर केयर जुड़ा और जीवन यापन का तरीका भी जुड़ गया अब। और मतलब जीवन को किस तरह से सुखी जीवन हम जिए, इस पे लगातार चर्चा हो रही है हमारी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा कार्यक्रम जैसे सोने में सुगंध जैसा हो गया है।
और मैं ऐसा भी चाहूंगा कि अभी ये कार्यक्रम हमेशा चलते रहे। इसमें हम कुछ नाम मैं सजेस्ट करता हूँ आगे कि हम इनको भी एक बार मुख्य अतिथि बनाएंगे। जैसे पालेकर सर हैं, सुभाष पालेकर सर, ताराचंद बेल जी हैं, रवि केलकर साहब हैं, सुभाष शर्मा जी हैं, राजेंद्र सिंह राठौर जी हैं, जो जैविक खेती के मामले में इन्होंने मील के पत्थर की तरह काम किया है। तो इनके सबके संबंध मतलब इनको बुला के हम लोग आगे जब कार्यक्रम रहेगा तो इनको सबको बुलाएंगे हम, और इनकी जब हम अपनी जो एक बुकलेट बनाएंगे तो इनकी सब पद्धतियों का उसमें समावेश करेंगे और उसको हम जनमानस तक कैसे पहुंचाएंगे ये आगे का विषय है। इसको जितना जनमानस तक पहुंचेगा मैं समझता हूँ जैविक खेती जैसी समृद्ध होगी वैसी जीवन भी आपका समृद्ध होते जाएगा। जैविक खेती सिर्फ खेती यानी जमीन ही समृद्ध नहीं होगी, उससे हमारा जीवन भी, जीवन शैली भी और हमारा परिवार भी सब समृद्ध होते जाएगा। और आगे जो कार्यक्रम होने वाला है 8-9 अक्टूबर वाला, उसके लिए आदरणीय मुनीलाल जी का जो भी आदेश होगा हम या सर लोगों का जैसी भी जो आदेश होगा हम पूर्ण रूपेण तत्पर रहेंगे, सबसे आगे बढ़ के काम करेंगे। और सदन में सबको एक बार फिर से प्रणाम करते हुए मैं अपनी भाई को प्रणाम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राज जी, आपका सहयोग और आपने अपना मन बताया। और जैसा आपने कहा है कि इन विशेषज्ञों को इनको हम इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे दैनिक उगार में, तो इनका लाभ मिलेगा और इनके अनुभव एक बुकलेट के माध्यम से संग्रह किए जाएंगे। आपको बहुत साधुवाद, कम से कम आप सोच रहे हैं और इस ओर बढ़ रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है। व्यक्ति सोचता है और फिर करता है। तो महत्वपूर्ण चर्चा और आपका महत्वपूर्ण सुझाव साधन आपने आमंत्रित किया। अब मैं आदरणीय बहन प्रणाली जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और वो भी सूक्ष्म में अपने सुझाव देने का कष्ट करें। आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो। पुण्यकाम समर्थ जी। जी जी बहन जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ, प्रणाली बोल रही है। ओम आदरणीय सब महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम है। आज की योग कक्षा टोलेचंद दादा ने तो बहुत सुंदर ली है, और आज के जो चीफ गेस्ट डॉक्टर ज्योति ताई, उन्होंने तो आयुर्वेद, आहार, दिनचर्या इस विषय पर बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। आज का जो मुख्य विषय है और आप सब महानुभाव बोल रहे हैं, वो मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं वो ही सामने आ रहे हैं। इस खुशी हो रही है कि हमारे देश का जो महत्वपूर्ण अंग है गांव, उस गांव पर फोकस करना, ये बहुत जनों के मन में विचार आया। वो सुन के ही मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके मन में जो व्यथा है वही मेरे मन में है। और इसलिए मैं छोटा सा चिंटी के रूप में काम करने का प्रयास, मेरी टीचर का काम करते करते ये काम करने का प्रयास करती हूँ। महाराष्ट्र राज्य से हूँ, लोग खेती से दूर जा रहे हैं, ये मेरी भी व्यथा है। प्रतिभा जी, टोलेचंद दादा ने जो बताया वही मेरी व्यथा है। तो इसके ऊपर काम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरे स्कूल में मैं बच्चों को ऐसी रुचि लगे इसलिए छोटा सा प्रयास करती हूँ। छोटा सा चिंटी का काम है मेरा, लेकिन मन में विचार बहुत बड़ा है कि हमारा देश बचे। ये जो दुष्चक्र चल रहा है, खेती से लोग दूर जा रहे हैं, गांव छोड़कर शहर में जा रहे हैं नौकरी के प्रयास से, और वो ही उनका आकर्षण है। वो कैसा कम हो जाए, इसके लिए कैसा काम किया जाए, ये मेरे मन की व्यथा है। देश बचे, बहुत अच्छा काम हो जाए इसके लिए, ऐसा मुझे लगता है। जैविक खेती, योग, विष मुक्त खेती के लिए तो मेरा जीवन समर्पित है। इसके लिए जो जो कुछ मैं कर सकती हूँ वो करना, ये मेरा ज्यादा से ज्यादा मेरे जीवन का उद्देश्य है। इस योगाहार कार्यक्रम में मुझे मेरा विचार रखने की संधि प्राप्त हुई, इसलिए मैं साधुवाद देती हूँ। पवन जी का मार्गदर्शन, आप सभी महानुभावों का, डॉक्टर किशोर जी, आप अब बोल रहे हैं सब, वो बहुत सुंदर मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। हम क्या कहूँ मराठी में, मैं धन्य हूँ इसके लिए। ओम।
जी ओम। जी आप हाँ जी मेरा जी ओम सर, मुझे एक करना है, उसमें आपसे आभार आपकी व्यक्त आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है, आप नेटवर्क में आए। जब तक मैं ओम। हाँ आ रही है, बोलिए। जी सर, मैं एक आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ और मैं अपने विचार व्यक्त करना हूँ। तो मेरा ये निवेदन है कि जो हम एक वर्ष से काम कर रहे हैं, हम उनके प्रभाव को क्या महसूस कर रहे हैं, ये हमको प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए कि हमने क्या हुआ। जैसे कि आदरणीय दुबे जी ने कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर की हो गई है, तो वास्तव में मैं तो महसूस करता हूँ कि ये राष्ट्रीय स्तर की ना केवल हो गई है, बल्कि नर्मदापुरम में तो इसका जो है वो प्रभाव भी दिखने लगा। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि मुंबई से आकर के नर्मदापुरम में जैविक पे काम कर रहा है, बड़ी बात है। इसी तरह से हम देखते हैं कि केवल हम थोड़ी देर के लिए हमने निवेदन किया आदरणीय शरद वर्मा जी से कि भैया आपको योगाहार में जुड़ना है, और वो आज निरंतर जुड़ रहे हैं, ना केवल जुड़ रहे हैं बल्कि योगाहार को अपने तरफ अपनी ओर से बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं और प्राणपण से लगे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम अपने आसपास लोगों को जोड़ सकें, बता सकें, तो निश्चित रूप से उसके प्रभाव पड़ेंगे। और भी बहुत ऐसे प्रभाव हैं कि किसी से यदि आप कहेंगे, योगाहार की लिंक भेजेंगे, उसको एक दो बार निवेदन करेंगे, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आपसे जुड़ जाता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी का सब ठीक। ओम। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आपने कहा है कि जो इस कार्यक्रम में जुड़ जाता है वो भी समर्पित भाव से जुड़ जाता है, जैसा शरद जी का आपने उदाहरण दिया। और यही इस कार्यक्रम की जो है समीक्षा है और फीडबैक है। इससे और बड़ा क्या हो सकता है कि जो हमारे भाई बहन जुड़ रहे हैं वो समर्पण भाव से, शरद जी का हमने देखा कि पूर्ण रूप से ऐसे जुड़ गए हैं कि जैसे घर का जो व्यक्तिगत रूप से काम होता है, इससे भी ज़्यादा उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया है और अपने पूरा व्यवहार, अपना पूरा त्याग और तपस्या इस कार्यक्रम में लगा रहे हैं। मैं आपके बात को समर्थन करता हूं और आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए अपना सुझाव देने का कष्ट करें। ओम। आदरणीय मुनीलाल भाई जी, सदन को मेरा नमस्कार। ये जब से मैं ये योगाहार कार्यक्रम से जुड़ा हूँ, शुरू में तो ये जो हमारा सुबह का कार्यक्रम होता है योग का, उसमें बहुत कम जुड़ पाता हूँ, लेकिन ये कोशिश करता हूँ कि ये दूसरे वाले कार्यक्रम में मैं रेगुलर लगभग जुड़ता हूँ। और मैं तो ये कहूँगा कि मुझे मतलब जो आत्मसंतुष्टि, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में जैविक और इस क्षेत्र में पिछले 20-25 साल 30 साल मुझको हो गए, तो जो आत्मसंतुष्टि यहाँ पे लोगों को सुन के, किसानों का जो मुख्य अतिथि हमारे आते हैं, जिस तरह की यहाँ पे वार्ता होती है वो मिलती है, उससे काफी आत्मसंतुष्ट मिलती है। ऐसा लगता है कि जो इस दिशा में हम काम कर रहे थे उस दिशा में अब प्रगति हुई, क्योंकि बहुत पहले आज से 10-15-20 साल पहले जैविक खेती और इस तरह की बातें होती तो थी, लेकिन